मुझे बहुत खुशी है सलीम भाई ने इनवाइट किया यहाँ पे। इनके ही इज़ अ डायरेक्टर, इज़ अ फिल्म मेकर, कैमरामैन, डीओपी, सिर्फ एक चीज़ नहीं है माशाल्लाह, हर फल मौला आदमी है। इज़ अ वेरी गुड एडिटर, मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे शर्फ हासिल है इस बात का। इज़ अ ग्रेट सोल ऑल्सो। कोई जुनून भी था कि अच्छा ये करना है, तो मैं 12-12 घंटे प्रैक्टिस करता था। मैं यहाँ से बात करूँ या यहाँ से बात करूँ, मेरा थ्रो कितना आ रहा है, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स कि आप सबों को पता चल गया। वो सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं है, जब लोगों ने आपको अचीव कर लिया, आपको बताया कि एक्नॉलेज कर लिया, कह रहे अरे वाह वाह। जो एक्सपीरियंस है ना, वो हार्ड वर्क से ही आता है, वो टाइम लगा के ही आता है। लोगों के लिए नहीं किया था मैंने कोई काम, अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया था। दैट इज़ द डार्कर साइड। आपको इतना डीमोटिवेट करेंगे कि आप बोलेंगे यार मैंने काम ही नहीं करना। कोई और दुश्मन नहीं होंगे, आप ही खुद अपने दुश्मन होंगे। डिप्रेशन इज योर ओन किलर, कोई और नहीं करता। जितना बॉडी ऑफ वर्क आपका बढ़ेगा, उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और आप स्टूडेंट्स के दरमियान आए और अपनी सक्सेस और अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे शेयर करेंगे कि इन्होंने किस तरह से इस मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाया और उस ज़िंदगी को आसान बनाने के बाद आज ये किस मकाम पे हैं और उसका कितना मज़ा आ रहा है। अगर कहीं तकलीफ़ होती है या किसी को तकलीफ़ में देखते हैं या जो इन्होंने स्ट्रगल की उसके लिए कितनी इन्होंने रात दिन मेहनत की, ये आपसे शेयर करेंगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इनसे अपना क्वेश्चन करना चाहता है तो कोई इशू नहीं, आप आराम से पूछ भी सकते हैं। तो सर प्लीज़। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, और बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आके। सलीम भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है एंड बहुत क्रेडिबल आदमी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एज अ पब्लिक फ़िगर मैं हर इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता हूँ और गया भी हूँ, मगर यहाँ पे आने का इत्तेफाक पहली दफ़ा है, तो इट्स रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं पेंडेमिक में, तो एक बड़ा सबका एक दिमाग में एक बात होगी पेंडेमिक, किसी ने वैक्सीनेशन लगवाई होगी, किसी ने नहीं लगवाई होगी आप में से, या अगर 18 साल से ऊपर हैं आप लोग, ज़्यादातर लोग, तो उन्होंने लगवा ली होगी आई एम श्योर। टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन विल गो बैक। अपनी थोड़ी सी आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया। तो मुझे अब हो गए हैं 30 साल म्यूज़िक करते हुए। हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, 2021 हो गया है, तो आप सोचेंगे मुझे 1991 में मुझे शौक़ चढ़ा था म्यूज़िक करने का, बहुत शुक्रिया ज़्यादा करो। आप लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे टेक्निकली, सारी बातें, जैसे टेक्निकल स्कूल। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इस टाइम पे, खैर पिछले पेंडेमिक के टाइम में तो सबों ने ही स्ट्रगल किया, मगर आई गेस आर्ट रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि आर्ट इज़ अ लग्जरी ऑल्सो ना, एट सम पॉइंट लग्जरी बन जाता है, इसलिए कि आपको पता ही नहीं होता है कि क्या होगा, क्योंकि व्हेन यू परफॉर्म तो आप बहुत सारे लोगों में परफॉर्म करते हैं, तो वो तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो सोचें कि वो डिप्रेशन, वो डिलेमा, वो लाइवलीहुड चले जाता है आपका, तो उससे निकलना, उससे फाइट करना, इट्स अ बैटल। ये खुद ही एक जंग है बहुत बड़ी कि अच्छा यार कैसे, अब क्या करेंगे। सिंस आई एम ए स्टूडियो म्यूजिशियन, आई एम ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो ये तो सब आप लोगों को पता है, मगर आप लोग ने मुझे शायद देखा होगा एज अ फ्यूजन, लाइव बजाते हुए, या टीवी पे देखा होगा। तो मैं ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देन विल गो बैक अगेन कि पेंडेमिक में फिर आपने कैसे सर्वाइव करना था, या कैसे सर्वाइव किया मैंने, या मुझ जैसे और सारे म्यूजिशियंस ने जो स्टेज पे दुनिया में बजाते हैं जाके, और वो सब विद इन मंथ्स वाइप आउट हो गया, और अगले 6 महीने तक नहीं पता कि क्या होगा, वैक्सीनेशन हो नहीं हो, दैट विल कैरी ऑन। तो वो एक अलग डिप्रेशन होती है, तो उसको फाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग माशाल्लाह बहुत सारे लोग बहुत मेंटली स्ट्रांग भी होंगे, जारी बात है। आप लोग ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे,
फैमिली में बहुत कॉम्पिटिशन्स देखा होगा, बहुत सारे कलर्स देखे होंगे। तो आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अपने करियर में जाएंगे, प्रोफेशनल करियर में, तो ये समझ लें कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ईजी टास्क, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो पेंडेमिक को लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, क्या किया है? माशाल्लाह आप सब ने मास्क लगाया, विच इज़ अमेजिंग, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो बंदा यही सीख लेना यार, अच्छा यार मास्क लगाना है यार, यहाँ से बंदा स्टार्ट करे तो बाकी सब ठीक हो जाता है। चलें, कमिंग बैक टू, अच्छा आप में से किसी को भी कोई सवाल है ना तो पूछें, ताकि मैं फिर वहाँ से स्टार्ट करूँ एंड हम उसको अच्छी तरीके से मैं आपको बता पाऊँगा कि अच्छा मैंने क्या किया है और क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं या क्या क्या स्ट्रगल किया है, वो मैं आप लोगों को सब शेयर करूँगा। एनीबडी, आप लोगों को कोई भी सवाल आपके जहन में आए, कोई एक सवाल जो मुझे बताएं, मैं फिर बोलता हूँ। तो सर ये जो म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक हमारे पाकिस्तान का स्टार है और बहुत बड़ा नाम है आपका रॉक में, और काफ़ी सारे इंडस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पे आपको जो है सोचा समझा जाता है। तो सर ये आपके माइंड में मतलब कैसे आया कि आप एक बहुत बड़े नाम बनकर उभरेंगे पाकिस्तान के? थैंक यू सर। थैंक यू। स्टार्ट ऐसे किया था कि बचपन से म्यूज़िक सुन रहा हूँ। मेरे घर में मेरे फादर ना हमेशा हम सारे भाइयों को म्यूज़िक सुनाते थे, मूवीज़ दिखाते थे, इंक्लाइन करते थे टूवर्ड्स आर्ट्स। तो आई थिंक शायद मैंने म्यूज़िक को पिक कर लिया या ज़्यादा क्लोज हो गया। तो 9th में था तो डिसाइड किया कि मैंने कहा यार म्यूज़िक करना है। तो आई वाज क्वाइट लेट उम्र में ना, सारी बात है, आप बड़े हो रहे होते हैं। म्यूज़िक बंदा स्टार्ट यूजुअली करता है तो 4-5 की क्लास में करता है। कितनी उम्र होती है उस वक्त बच्चे की, या हम कहते हैं ना बच्चों को सिखाया करें, तो वो 3 साल से लेके 8 साल के बीच में बच्चे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे उसमें मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा लेट। तो मैं 18 साल का था। तो 18 साल आप एडल्ट हो गए हैं तकरीबन, उस वक्त मैंने स्टार्ट किया। तो कॉलेज में आके सुनता तो था, मगर मैंने कहा यार ये करना है, वो सिर्फ हॉबी की हद तक था उस वक्त। तो कॉलेज स्टार्ट किया, तो कॉलेज के साथ साथ म्यूज़िक करता गया, सीखते जो कहते हैं ना आप मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं भी उससे बिलोंग करता हूँ और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती बोलते हुए। तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना, तो दूर की बात, आप क्लास लेने जाएंगे तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर मैं सीखने जाता तो कहीं पैसे देने पड़ते, तो वो मैं कर नहीं सका। तो मुझे बड़ा रिग्रेट था कि यार तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मगर शौक़ है। तो मुझे किसी एक दोस्त ने किताब देती, मुझे किताब मिल गई, तो बग़ैर कीबोर्ड के सिर्फ किताब से याद करता था चीज़ें। दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, बग़ैर इंस्ट्रूमेंट के। दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग कि आपको बजाना तो बाद में आएगा, पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, थ्योरी का पता ही नहीं जब तक आप बजाएंगे नहीं। तो वो मेमोरी आप, तो वो एक टेस्ट था मेरा भी ज़िंदगी में। तो वो मैंने पूरा 1 साल पहले तो थ्योरी पढ़ना शुरू किया कि अच्छा यार कैसे होता है। फिर प्रैक्टिकल पे आया। मुझे मेरे बड़े भाई ने मुझे कीबोर्ड लेके दिया, तो उससे फिर मैंने स्टार्ट किया। तो वो स्ट्रगल बहुत मुश्किल था। फिर वो एक जुनून भी था कि अच्छा यार ये करना है। तो मैं 12-12 घंटे प्रैक्टिस करता था, 12 घंटे पागलों की तरह हेडफोन लगा लेता था और प्रैक्टिस। इन 2 सालों में मुझे इतना म्यूज़िक आ गया कि मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे। ट्यूशन देता था बच्चों को, म्यूज़िक सिखाता था। तो उससे मैंने पैसे जमा किए कि अच्छा यार मैं अपना एक कीबोर्ड ख़रीदूँगा। तो फिर मुझे भाई ने कीबोर्ड भेज दिया, वो बहुत अच्छा था, मगर मैं इतनी मेहनत कर चुका था कि मुझे एक प्रोफेशनल कीबोर्ड की ज़रूरत थी। होती है ना आपको कि अच्छा यार आपने वो हॉबी प्रोफेशन में बदलता जा रहा था ऑटोमेटिकली। गुड लक कि यार मुझे बहुत अच्छी सोबत मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, अच्छे टीचर्स मिल गए सीखने के लिए। तो मैंने 2-3 लोगों के साथ सीखा है ज़िंदगी में, मेंशन करना चाहता हूँ। एक हैं उनमें रॉबिन जॉन साहब, अभी बहुत बड़े हमारे मुल्क के सिंगर थे, वो पास्ट अवे। एस बी जॉन साहब, आपने नाम सुना होगा, अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 1 हफ्ते पहले, उनके साहबजादे हैं रॉबिन जॉन, वेरी बिग पियानिस्ट, उनसे सीखा। फिर अज़हर हुसैन साहब, आप लोग शायद कोई भी नहीं जानता होगा अज़हर हुसैन। एक और नाम लूँगा तो आप लोग सब
जान जाएंगे, आसिम अज़हर, उनके फादर, ठीक है ना, आसिम अज़हर को सब जानते हैं आपकी एज ब्रैकेट में, तो उनके जो फादर हैं वो भी मेरे टीचर हैं। तो आई गॉट लकी कि मुझे अच्छे लोग मिल गए उसी ज़माने में। वो स्ट्रगल याद रखें कि मैंने वो स्ट्रगल ही की, इधर से उधर जाना, दूर दूर जाना, मोटरसाइकिल चला के, कभी दोस्त के घर, उसके घर। कीबोर्ड नहीं था, जब पैसे जमा किए, कीबोर्ड लिया, तो देन आपको एहसास हुआ उसकी वर्थ का कि अच्छा यार ये कितने, ये काम नहीं था कि टीवी पे आना था, बिल्कुल नहीं था। टीवी पे उस वक्त बहुत चीज़ें कम आती थी और बहुत इम्पॉसिबल थी हर चीज़ ना। तो वो स्ट्रगल एक आपको एक एक कतरा 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 करके वो 4 साल ऑटोमेटिकली ऐसे गए कि मुझे पता ही नहीं चला, सिर्फ मेहनत में। 4 साल में लोगों को डिग्री मिल जाती है पूरी दुनिया में, राइट। अच्छा, वो दैट वाजंट द एंड फॉर मी, वो स्टार्ट था। इसलिए जितना बिग डीप करेंगे, जितने मेहनत करेंगे, उतने आगे जाएंगे आप। तो दैट वाज अ स्ट्रगल। 95 के बाद फिर मैं प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया, कॉलेज भी ख़त्म किया और प्रोफेशनली आ गया। मगर याद रखें, वो तो मैंने पढ़ लिया, म्यूज़िक कर लिया, सीख गया, बहुत सारी चीज़ें सीख गया, एक्सपीरियंस कम था मगर काम ज़रूर करता था। सबसे मेजर पार्ट आप लोगों को बताना जा रहा हूँ इसलिए कि वो आप लोगों के बहुत काम आएगा। जब आप पढ़ के यहाँ से डिग्री ले लोगे या डिप्लोमा ले लोगे तो प्रोफेशनल्स में आ जाओगे, रेस में आ जाओगे ना। प्रोफेशनल रेस में आप लोगों सबको पता है कि कितनी प्रोफेशनल कमिटमेंट है, कितनी प्रोफेशनल जेलसी है, कौन आपको आउटशाइन कर देगा, कौन आपको एक्सप्लॉइट करेगा। मैं सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, सबसे, कि मैं बेस्ट काम करता था, लोग मुझे कटा देते थे। जो भी टीवी पे था, तो सोचें कि मैं अगर एम करूं टीवी पे आने के लिए, 93 से लेके 99 तक मुझे किसी ने टीवी पे नहीं आने दिया। दैट्स द बेस्ट पार्ट, आने ही नहीं दिया। ये भी बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भी रिलेट करेंगे प्रोफेशनल काम से। आप लोग अपने प्रोफेशनल्स में जाएंगे ना, तो कोलीग्स होंगे, बहुत लोग आपसे इनसिक्योर होंगे, बहुत सारे जेलस होंगे, लेकिन जिनको काम आता है ना, उनका काम बोलता है। जिनको काम नहीं आता ना, वो ये सारे काम करेंगे आपको साइड लाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं 93 से लेके 99 तक मैंने यही स्ट्रगल किया, मगर बहुत सब्र से। इसमें बताता चलूँ कि मैंने किस किस के लिए काम किया। मैंने जुनैद जमशेद का एल्बम बनाया था, उस राह पर। मैंने मोहसिन नज़र ख़ान बनी का एल्बम बनाया था, मैंने शारिक रूमी का एल्बम बनाया था, मैंने नजम शराज का एल्बम बनाया था। आप लोग ने शायद सुना हो, नहीं सुना, आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, बट दे वर द बिगेस्ट एक्ट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। मगर किसी ने क्रेडिट देने की भी कोशिश नहीं की, ये भी मैं बता दूं आपको। 1-2 लोगों ने क्रेडिट दिया होगा, जुनैद जमशेद मरहूम ने इसे क्रेडिट दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो ऐसा भी होता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है, ये आपकी जर्नी का हिस्सा है, याद रखिएगा। इट्स नॉट ईजी, इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट। मगर आप जब सब्र करते हैं ना, एंड दोज हु वेट, उनके लिए अल्लाह ताला कुछ और सोचते हैं। 2000 आया है, हमारी पूरी इंडस्ट्री बदल गई। ऐसे ऐसे नाम हैं, मैं आप लोगों को उधर नहीं लेके जाना चाहता कि किन्होंने क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन की, मगर मैं ये से बताना चाहता हूँ कि किसने हेल्प की, वो ज़्यादा अच्छी बात है। इंडस विज़न का आप लोगों ने सबों ने नाम सुना होगा, ठीक है। गज़नफ़र अली साहब वहाँ के बानी थे, ही हेल्प्ड अस, उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमने 2000 आया, इंडस विज़न आया, इंडस म्यूज़िक आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। आपका स्ट्रगल, आप इतनी मेहनत करके, मुझे इतने साल हो गए थे, 8-9 साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे, तो आपकी रेपो तो बन जाती है ना, काम कर करके, अच्छा काम करके तो रेपो बन जाती है। तब बैंड बनाया था फ्यूजन हमने, तो हम 3 लोग मिले और फ्यूजन बना। तो दैट वाज द इट, कि वो टाइम था जो स्ट्रगल ऐसे आती है आपके। हार नहीं मानी। 10 साल में लोग पता नहीं क्या क्या कर, अगर कुछ बने ना, वो अपने बोरिया बस्ता बंद करते हैं और भाग जाते हैं, ये कहीं छोड़ देते हैं। मैं वो आदमी नहीं हूँ। तो फिर
वो राइज ऐसे स्टार्ट हुआ फ्यूजन का हमारा, एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ बैंड। जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी वो सब्र से मिली और डेडिकेशन से मिली, किसी चोरी चकारी से नहीं मिली, किसी कॉर्नर कट से नहीं मिली, किसी चीज़ से नहीं मिली। वो सिर्फ इससे प्योर डेडिकेशन से मिलती है आपको, और प्योर मेहनत है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपने सीखा, आपने बहुत मारे खाई, आप एक्सप्लॉइट हुए। ये बिटर साइड होती है, आपको उसको ओवरकम करना होता है। आपकी पॉजिटिव साइड क्या है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये पॉजिटिव साइड है, ये मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठा हूँ। पूरी दुनिया में मैंने इवेंट्स किए हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जो एक इंसान सोच सकता है, उधर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी और इज़्ज़त से बुलाया सबको। जी जी। जिस तरह शास्त्रीय संगीत है, इंडियन क्लासिक्स है, उसी तरह हम लोग वैसे जब हम इंडियन चैनल्स में देखते हैं रियलिटी शोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सवाल ये है कि मतलब वाई वी आर सो फार देन म्यूज़िक इन पाकिस्तान। अच्छा सवाल है, बैठे। देखें, सबसे पहले शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल म्यूज़िक एक ही टर्म है। वो संस्कृत में बोलते हैं शास्त्रीय संगीत, हम क्लासिक में बोलते हैं। क्लासिक क्यों कहते हैं, क्लासिकल क्यों कहते हैं? ये क्लासिकल ये नहीं कि वेस्टर्न क्लासिकल वाला क्लासिकल, वो क्लास एक्ट की बात होती है। इट्स नॉट जस्ट क्लासिकल, इट्स अ क्लास एक्ट। कि कैसे वसीम अकरम एक क्लास एक्ट है, वकार यूनिस क्लास एक्ट है, गवास्कर क्लास एक्ट है, सचिन तेंदुलकर क्लास एक्ट। तो क्लासिक इनको कहते हैं। उसी तरह बहुत जब दरबार होता था, अकबर का दरबार जिसको कहते हैं ना आप, उसमें म्यूज़िक ऐसे होता था कि 9 रत्नों में से एक रत्न मियाँ तानसेन भी होते थे। तो वो मियाँ तानसेन भी होते थे। तो क्लासिक म्यूज़िक सिर्फ उस वक्त यही होता था कि जो दरबारों में बजाया जाता है, ठीक है ना। तो शास्त्रीय संगीत इसी को कहते हैं। अब आते हैं वापस मॉडर्न डे में, जहाँ पे आप पिछले 30 सालों से बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं। इंडियन इन्फ्लुएंस है हमारे अंदर, उसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। तो आप रियलिटी शोज़ देखते हैं, म्यूज़िक देखते हैं, और हमारा कोई भी एक कंटेस्टेंट वहाँ जाता है और नाम बना के आता है। बहुत सारी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा इंडिया है और बहुत छोटा सा पाकिस्तान है, मगर टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में, ठीक है। ये 2 बातें हो गई, ठीक है। क्लासिकल घराने हमारे हैं जो माइग्रेट करके आए हैं, बहुत सारे ग्वालियर है, पटियाला है, शाम 84 घराना है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्लासिक इज़ क्लासिक, हर कोई नहीं सीख पाएगा, उसके लिए टाइम, बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं, सालों साल लग जाते हैं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि अच्छा यार हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं और उधर क्यों ज़्यादा टैलेंट है। देखिए, हमारे बहुत सारे बच्चों ने छोटे क्लास जीत के आए हैं, उसमें से एहसन अली हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो जीत के आए हैं। हमारे यहाँ सैडली ये सब कुछ होता था और वो 50s से हो रहा है। म्यूज़िक होता था, सब चीज़ें हो रही 50s से हो रहे हैं, मगर अब क्या हो गया, अभी कॉर्पोरेट में बदल गया ना, कॉर्पोरेशन में बदल गया। जब तक कोई ब्रांड नहीं लगेगा वो कोई नहीं चलाना चाहता, तो टैलेंट चला गया। जो अफसोस की बात यह है कि आप लोग में से कितने लोग FM सुनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है ना। आप सुनते हैं, वेरी गुड। अब सुन रहे होंगे पाकिस्तानी गाने पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से। उससे पहले इंडियन गाने सुनते थे और पाकिस्तानी गाना नहीं आता था, ठीक है ना। ये किसका कसूर है? ये पैमरा का कसूर है, यहाँ की प्रॉब्लम है ना, ये पॉलिसी। देखें, जब आप सारे, फ़र्ज़ करें आप सारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं और टेक्निकल लोग हैं, आप लोग ने अपने अपने सारे काम कर लिए हैं, आप लोगों के पास सारी डिग्री है, मगर आप लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, आप डिसहार्टन होना शुरू हो जाएंगे ना, डिसहार्टन होंगे। आप बोलेंगे यार छोड़ो यार, इस काम में 4 साल लगाए, पैसे भी इतने खर्च हुए और कुछ नहीं हुआ। उसी तरह रेडियो, पिछले हमारे रेडियो ने पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए एक गाना प्रोड्यूस नहीं किया, बंद हो गया। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चला गया है, कोई नहीं बनाएगा। PTV में जैसे पहले गाने आते थे, अब नहीं आते, PTV में देखता ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक पॉलिसी है कॉर्पोरेट की। आप गाना लेके जाएं, कुछ नहीं होगा आपका। आप किसी ब्रांड के साथ आ जाएंगे, वो चला देंगे, क्योंकि ब्रांड पैसे देता है चैनल को,
चैनल की ड्यूटी ख़त्म हो गई है कि वो गाने प्रोड्यूस करें। ये डिफरेंस है। टैलेंट का कोई मसला नहीं है, टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। हमारे यहाँ सूफ़ी म्यूज़िक होता है, हमारे यहाँ डिवोशनल म्यूज़िक जिसको कहते हैं आप, कवालियाँ होती हैं, हमदो सना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे यहाँ गज़ल है, हमारे यहाँ ही थी ना गज़ल, इंडिया में नहीं थी कभी भी गज़ल। हमारे मेहदी साहब, हमारे ग़ुलाम अली साहब, ठीक है ना। सरखेज़ ज़मीन है हर चीज़ के लिए, हर टैलेंट के लिए, वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल हो, स्क्वाश हो, म्यूज़िक हो, सबके लिए। एक एक कैरेक्टर के लिए 6 ऑडिशन लेते हैं, 6 डिफरेंट वॉइसेस कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो जब आप, ये सबसे मुश्किल काम है, और ये फील करना कि अच्छा ये कहाँ से रिकॉर्ड किया है, कितनी दूर से माइक, मैं यहाँ से बात करूँ या यहाँ से बात करूँ, मेरा थ्रो कितना आ रहा है। दीज आर द टेक्निकल थिंग्स, ठीक है ना। मैं यहाँ से भी बैठ के बात कर रहा हूँ, सीने से बात कर रहा हूँ, मेरा थ्रो उतना ही जाएगा, मैं इधर से भी बोलूँगा तो उतना ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये डिस्टॉर्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल उसमें आता है और आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो हम आर्टिस्ट भी, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा, हम पर्ची पे नहीं लेते, सिर्फ प्योर मेरिट पे लेते हैं कि अच्छा यार ये आर्टिस्ट है, यार ये उस्मान का कैरेक्टर करेगा या ये बमसी का कैरेक्टर करेगा। आप लोगों ने पता नहीं देखा है, नहीं देखा है वो, हाँ देखा है। जो बमसी का कैरेक्टर है वो भी एक बंदा है, बिल्कुल बमसी के जैसे ही है वैसे। हाँ, उसका जैसे टीवी में एक कैरेक्टर है ना, वो आम जिंदगी में आपको भी बमसी लगेगा वो, ठीक है ना। तो ये किसकी ड्यूटी होती है? ये हमारे प्रोड्यूसर की ड्यूटी होती है कि अच्छा यार ये कौन सी आवाज़ सेलेक्ट हो रही है, नहीं हो रही। ये नहीं है कि अच्छा हर फिल्म में फवाद खान को ले लें या शान को ले लें, ज़रूरी नहीं है। इंसान जो वर्क कर रहा होता है, जिससे वो बेहद मुतासर होता है, उसको देख के लगता है कि मुझे भी इस जैसा बनना है, मुझे भी इसकी तरह का वर्क करना है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में, आपके फील्ड में कोई ऐसी शख्सियत है जिसके लिए आप मुतासर हो के मतलब आपने काम करना शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैठे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, क्योंकि मैं कंपोज़र हूँ, गाने कंपोज करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे कंपोज़र सुने, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी और वेस्ट वर्ल्ड के भी, ठीक है। तो मैं बहुत मुतासर हुआ R.D. बर्मन साहब से, इंडिया में, अमेजिंग कंपोज़र। हमारे मुल्क में बहुत हमारे चहीता और बहुत बड़े नाम, निसार बज़मी साहब, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ कि उन्होंने क्या क्या काम किया और बहुत बड़े बड़े गाने बनाए। अच्छा, फिर एज एन आर्टिस्ट मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने मरहूम मेहदी साहब के साथ काम किया है बहुत पहले, और वो शायद बहुत रेयर मोमेंट्स होंगे। मैं खासा यंग था उस वक्त, मगर ये कि मेरे लिए वही शर्फ हासिल है कि यार मैं उनके साथ बैठ के उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और हम गुफ्त शनीद थे, बात कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों के साथ। मगर देखिए हमारे मुल्क में ही इतने बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, मेहदी साहब, ग़ुलाम अली, मैडम नूरजहाँ, नुसरत अली ख़ान साहब। तो आपको कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, इंडिया में बहुत कंपटीशन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ कुछ कंपोज़र्स के साथ कि यार वाह कितना अच्छा काम किया। तो मेरे इंस्पिरेशंस में हैं वो लोग, R.D. बर्मन भी है, तो एक वेस्ट में माइकल जैक्सन के एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे, हैं अभी भी ज़िंदा हैं, मैं उनसे मिला हूँ, क्विंसी जोन्स नाम है, जिन्होंने माइकल जैक्सन को माइकल जैक्सन बनाया। तो वो लॉस एंजलिस में रहते हैं, मैं उनसे मिला हूँ जाके। और ये भी वो हर एक से थोड़ी मिलते हैं, तो ये बस मेरी गुड लक थी, मैं उधर था और मेरी मुलाकात हो गई, इसलिए कि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में बजा रहे थे फ्यूजन, और वहाँ पे उनके मैनेजर से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग आए हो, और फ्यूजन ने बड़ा नाम किया था वहाँ पे, तो और हमारे साथ वो थे अबू मोहम्मद फरीद अयाज, फ्यूजन और हम बजा रहे थे। तो हाँ जी, वो बड़े अच्छे, तो बड़ा नाम है, बेहतरीन। तो उनसे जब मैं मिला तो मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनको सिविलियन होते हुए जो सबसे रॉयल अवार्ड होता है ना, उसको कहते हैं कमांडर इन म्यूज़िक, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और वो उनको हासिल है जो किसी को नहीं है।
जो किसी को नहीं है। बाकियों को सबको अलग अलग उस पर वेट पे अवार्ड मिला है, मगर आई थिंक कमांडर इन म्यूज़िक उनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया था। इतना अच्छा काम किया उन्होंने, और इतनी ये खिदमात होती हैं जिसको कहते हैं ना हम खिदमात। हमें यहाँ पे बड़े बड़े हमारे लोगों को मेहनत पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या तमगा इम्तियाज़ या तमगा जुरत मिलता है, तो इसी तरह वो भी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एक सिविलियन को एक म्यूजिशियन को मिला है। एंड ऑफ द डे ही इज़ अ म्यूजिशियन ना, तो बस ये वाली बात है। इसीलिए एक पर्सनैलिटी का हिस्सा भी आपके अंदर आ जाता है। सर मैंने अभी आपके देखे थे कि माशाल्लाह से आपको 2003 से लेके 8 तक कंटिन्यूसली आपको आपके ब्रांड को अवार्ड्स मिलते रहे जो, लेकिन जिसमें सर जो पहला अवार्ड था मैं समझता हूँ आपको वो अवार्ड नहीं मिलना चाहिए जिसमें बेस्ट इमर्जिंग था, क्योंकि आप इमर्जिंग तो शुरू से ही हैं, लेकिन आपको आगे आने नहीं दिए थे। जैसे कि आपने कहा कि कोई मसले मसाइल होते हैं, तो उसी साल आपको म्यूज़िक प्रोड्यूसर का भी बेस्ट अवार्ड दिया गया उसी ईयर में। तो ये एक मतलब सबके लिए एक बात है कि एक बंदे को इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड दे रहे हो, उसी साल वो बेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर का अवार्ड ले रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, बड़ी अच्छी आपने बात की यार। इमर्जिंग वो उस सूरत में था क्योंकि मुझे उस वक्त तक 11 साल हो चुके थे। 2003 में मिला था बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड, फ्यूजन को मिला था। उसकी वजह यह है कि वो एक कैटेगराइज्ड अवार्ड्स थे, ठीक है ना। लोगों की नज़र में, लोगों के सामने हम पहली दफ़ा आए थे ना, मासस के लिए। आप और हम तो इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम जानते हैं, मैं रोज़ आपसे मिल रहा हूँ, आपको पता है यार शहीन भाई इधर होते हैं, पढ़ाते हैं या आते हैं मिलने के लिए। ये आप लोगों को पता है, इस क्लासरूम को पता है, दुनिया को नहीं पता था, पाकिस्तान को नहीं पता था, मास्टर्स को नहीं पता था। तो इसलिए बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मिला था कि ये बैंड अभी आया भी नहीं है, आने से पहले इनको मिल गया है, ये बड़ी बात है। तो ये है दैट्स और क्योंकि म्यूज़िक प्रोड्यूसर का अवार्ड, जारी बात है, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर तो पहले भी था ना, वो काम कर रहा था, तो जारी बात है जब आप मशहूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट्स इतने चले जाते हैं ऊपर, इतना काम हो जाता है जिसमें आप जाके फिर उसको फॉलो इन करते हैं। तो ये बात है। एक सक्सेस होती है ना इंसान, जैसे ये बच्चे हैं जी, ये इनको एक सनद भी दे रहे हैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल आप एक नेशनल अवार्ड ले रहे हैं, जी हाँ। तो उसकी क्या फीलिंग थी? फीलिंग ये थी कि हम ऐसे तीनों हाथ पे हाथ ऐसे पकड़ के ना तीनों बैठे हुए थे, मैं, शफकत और शालो, और जब 2-3 नाम लिए तो बेस्ट टैलेंट आया तो हम तो ऐसे खुशी से पागल हो गए, जंपे मार रहे थे। मगर वो देखें, आर्टिस्ट के लिए दाद ही उसके अवार्ड है, पैसे तो बहुत बाद में आते हैं। कि रिकग्निशन, इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट और रिकग्निशन के, अच्छा यार आपने इतनी मेहनत की और आपको सराहा गया। अवार्ड ये होता है, वो मेडल नहीं होता अवार्ड कि आप सबों को पता चल गया, वो सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं है। जब लोगों ने आपको अचीव कर लिया, आपको बताया कि एक्नॉलेज कर लिया, कह रहे अरे वाह 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 यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। तो हमारी भी फीलिंग यही थी ना, फीलिंग ये थी कि अच्छा वो एक स्टेरियोटाइप से हम ब्रेक फ्री कर रहे थे। वी वर ऑल सेशन म्यूजिशियंस बिफोर फ्यूजन। हम अपने अपने काम कर रहे होते थे, ये कर रहे होते थे। मेरा स्टूडियो था तो मैं कोशिश करता था कि अच्छा हम ये काम करें और ऐसे करें। मिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक बैंड बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, चलाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, सस्टेन करना सबसे इंतहाई डिफ़िकल्ट जॉब होती है। तो हाँ, ऑफ कोर्स बहुत खुशी थी और बहुत खुशी मिली। मैं आपको बताता हूँ एक और कहानी इसी से। देखें, ये तो फ्यूजन आ गया, उससे 1 साल पहले, ये 2003 में हमें अवार्ड मिला, 2002 में हमने सिर्फ ये सोचा था कि यार एक बैंड बनाया हमने, एल्बम भी रेडी कर दी, आंखों के सागर वाला एल्बम बहुत मशहूर हुआ था, किसी को याद है एल्बम आंखों का सागर? ये तो हाँ, तो वो थैंक यू जी। तो वो एल्बम जब बन रही थी तो हमें तो नहीं पता था कि इतना मशहूर होंगे, अल्लाह ताला इतनी इज्जत देंगे। तो बात ये हुई कि हमने डिसाइड किया कि अच्छा यार, शफकत, मैं और शालम कहते थे अच्छा यार लोगों को ये तो पता चलेगा 10-20 साल के बाद यार फ्यूजन भी कोई बैंड था और इन्होंने बड़ा डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक किया। बस वो अल्लाह ताला ने सुननी होती है ना, और आपकी मेहनत होती है, वो रंग लेके आती है। तो वो पहला ही गाना ऐसा हिट हुआ कि फिर हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, वी नेवर लुक बैक, वी जस्ट मूव्ड ऑन। तो ये हमारी तो ये सोच थी। फिर उसके बाद अवार्ड्स, सारी चीज़ें, वो शायद हमारी मेहनत थी, लगन थी, उसके अगेंस्ट में हमें सब मिला। अच्छा, एक सवाल है ये स्टूडेंट्स के लिए कि आप इस वक्त एक रोशन स्टार हैं पाकिस्तान का, एक नाम है, ये बैठे हुए हैं आपके सामने, कल इन्होंने ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपकी तरह ये भी हिट हो, ये क्या करें?
आपने कितनी मेहनत की, इनको क्या करना है उस मेहनत को हासिल करने के लिए, कैसे मिलती है वो सक्सेस, कैसे मिलती रही है इनको? सबसे पहले जो भी आप डेडिकेशन से जो अपना काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क दे दें उसमें यार, 100%। इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। आपके दिल में ज़रूर आएगी कि यार मैं शॉर्टकट मार के इस गली से नहीं, मैं उस गली से निकल जाऊंगा और जल्दी पहुंच जाऊंगा। जो एक्सपीरियंस है ना, वो हार्ड वर्क से ही आता है, वो टाइम लगा के ही आता है। एक्सप्लॉइट होंगे, जैसे मैंने बताया था कि आप लोग एक्सप्लॉइट भी होंगे, कोई आपको कट करने की कोशिश करेगा, कोई आपके काम से जलेगा, वो उसकी अपनी वो है चॉइस। आपकी क्या चॉइस है? आपकी चॉइस उससे उसकी बात सुन के अफेक्ट होना है, तो फिर इसका मतलब है आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे अपने काम पे। अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ आपको और मैं आपका कुलीग हूँ, यार तुम तो बेकार हो यार, ठीक है, आपको मैं डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दूँ, आप मेरी बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे? ये चीज़ चाहिए, सिर्फ ये चाहिए होती है। हाँ हाँ, ऑफकोर्स वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, इंसान है, कभी भी दिमाग घूम सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप, ठीक है, मगर फोकस आप करें और सब्र करें। आपका खुद ही टाइम आएगा, खुद ही आप चीज़ें करेंगे। देखें, आप काम तो नहीं छोड़ सकते ना, छोड़ना भी, आपने इतना टाइम लगाया, इतने पैसे लगाए, इतनी चीज़ें की हैं भाई। फ़र्ज़ करें वो पैसे आपकी जेब से नहीं गए, आपके माँ बाप की जेब से गए, किसी ने फंड किया आपको, किसी ने क्या कैसे करके आपको पढ़ाया है। डू यू वांट टू वेस्ट इट? आई डोंट थिंक सो। आप में से कोई वेस्ट नहीं करना चाहेगा उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को। तो बस सब्र करें और मेहनत करें, डेडिकेशन है, सिर्फ इसमें प्योर डेडिकेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी फील्ड में आप कामयाब हो गए और फर्स्ट टाइम जब आपको ये पता चला कि आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा अपने पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग थी यार? तो पता चले कि क्या हो सकता है, उसके लिए क्या सोच थी, रात कैसी थी? रात को नींद नहीं आई थी हालांकि कहीं दूर नहीं जा रहे थे हम, हमारा पहला इंटरनेशनल टूर था, दुबई का था, तो उसमें बहुत खुश थे, हमें नींद नहीं आती थी, हम सुपर एक्साइटेड कि अच्छा ये करेंगे वो करेंगे। मगर पहला टूर आपको इंटरनेशनल बताता हूँ, वो बहुत प्रेस्टीजियस था हमारे लिए। वो था लंदन में, एक जगह है रॉयल अल्बर्ट हॉल, ज़रूर गूगल करिएगा आप लोग, इंतहाई प्रेस्टीजियस जगह है, बहुत कम लोगों को मौका मिला है उधर बजाने का। उधर शो देखने का ही मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, हमने 2 दफ़ा बजाया है उधर फ्यूजन में। तो बस वो अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है कि आपको कहाँ से कहाँ, वेम्बले स्टेडियम का आपने नाम सुना होगा, वेम्बले अरीना का, उधर भी बजाया है फ्यूजन ने। हमने किंग ऑफ नॉर्वे के सामने भी बजाया है। जी जी, तो ये सब चीज़ें आपको आपकी मेहनत से ही आएंगी। अच्छा मैं बताऊं वो एक्साइटमेंट क्या होती है, जब आप नई जगह जा रहे होते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि अच्छा यहाँ पे क्या होगा जाके, ये लोग हमारी बात समझ पाएंगे, हम इनकी बात समझ पाएंगे, ये और उसकी निटी ग्रिटीज़ और होते हैं। फ़्लाइट पहुँची टाइम पे, आपको पिकअप हुआ, आप इमिग्रेशन से बाहर निकले, वेलकम हुआ आपका या नहीं हुआ, यू नो दीज आर द थिंग्स। तो उसकी एक एक्साइटमेंट और है, उसका एक मज़ा और है। और हमें सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया मैं बताऊँ आप लोगों को? इंडिया में। आप लोग हैरान होंगे, इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा फ्यूजन के फ़ैन हैं और पाकिस्तानी म्यूज़िक के फ़ैन हैं। सही बता, क्योंकि तकरीबन हम ज़बान है ना, वो आपको पूजते हैं सलीम भाई, वो पूछते हैं, आपके पैरों में गिर जाते हैं, तो हमको पीछे हटना पड़ता था, मतलब यार खड़े हो जाओ भाई। आप सोचो कि क्या वक्त होगा जब वो पैरों में गिरते हैं कि इंसान के आगे, हम तो ये ईमान है ना खुदा हाँ जी, एक इंसान के आगे, क्योंकि कदर की कीमत इतनी है कि उसको खुदा समझते हैं कि उसने उसको ऑनर दिया। ये हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, ये कलकत्ता में भी हुआ है हमारे साथ, तो हम पीछे हटते थे, उठा लेते थे, मैंने यार भाई खड़े हो जाओ यार। तो वो इस तरह के फ़ैन हैं और इस तरह के वो उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी वहाँ पे। ये सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें ना ये पॉलिटिकल है, ये सारे पॉलिटिकल है। देखें सॉफ्ट टारगेट हैं हम लोग, ठीक है ना, जो नज़र आएगा मीडिया पे उनको पहले बम फोड़ देंगे उन पर, ठीक है ना, सॉफ्ट टारगेट है। बिजनेसेस कोई नहीं रुके, बिजनेसेस चल रहे हैं, कभी नहीं रुकेंगे, वो अरबों रुपए के बिजनेसेस रोज़ होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टारगेट है कि नहीं आर्टिस्ट नहीं जाएगा इंडिया, ये नहीं करेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम यहीं से बैठे बैठे आप फतह कर लेते हैं ना सारी चीज़ों को। आप बताएं पिछले 20 सालों में कितने हिट गाने पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने बॉलीवुड को दिए हैं। आपकी जिंदा मिसाल है राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, जिंदा मिसाल है। फ्यूजन, अली ज़फ़र, कॉल,
जल, शफकत अमानत अली, यू नो, यू जस्ट नेम इट। तो 20 साल हो गए ना, एक 20 साल का उन्होंने देख लिया कि अच्छा यार इनसे अब जीत तो सकते नहीं हैं, इनको यूज़ ही कर लेते हैं। उन्होंने अपना स्टैम्प किसकी लगी है? बॉलीवुड की। मगर खुशी किस बात की है कि हमारे फेलो म्यूजिशियंस, फेलो कोलीग्स, उन्होंने जाके परफॉर्म किया। आप जब अपना स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा है लाइव कई दफ़ा, तो उस वक्त आपको होश नहीं होता क्योंकि जब आप कीबोर्ड पे उंगलियां चला रहे होते हैं तो इनकी कीबोर्ड की जो उंगलियां होती हैं वो ऐसे नहीं चलती, यूँ चल रही थी यूँ, वो उसमें वो ट्यून सब चीज़ें बज रही होती हैं। तो क्या फीलिंग होती है? आप मतलब उस वक्त कहाँ होते हैं जब वो बजा रहे होते हैं? उस वक्त आप, और ये ऑडियंस और स्टेज में नहीं होते। हाँ, ये तो है, ये तो है। वो क्या फीलिंग होती है जो इनको पता चले कि ये भी अपनी ज़िंदगी में उस डीप में जाके अपने काम को, यार देखें, ये प्योर डेडिकेशन होती है। स्टेज पे ना इंसान, हम कहते हैं कि स्टेज पे जाके हम कुछ और हो जाते हैं, इसलिए कि स्टेज का एक बड़ा नशा है। व्हेन यू आर ऑन स्टेज, इसको कहते हैं, इसका हाई कुछ और है, किसी और जगह पे होते हैं। और ये बात सच है, इसलिए कि मैंने ये चीज़ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट में देखी है। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को देखा था ऐसी लाइव, कि जब वो गा रहे होते हैं तो वो कहीं और होते हैं, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे नहीं है। और मैंने उनकी बहुत सारी कवालियाँ सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें। आने का मतलब ये नहीं कहीं और है, खुद चले गए। हाँ, वो उस काम में घुस जाते हैं, पहुँच नहीं रहता। हाँ, जब एक्टर एक्ट करता है तो उसको ये नहीं पता आगे 4000 लोग देख रहे होते हैं, वो देखता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। प्योर डेडिकेशन कि इन्वॉल्व हो जाए। तो मैं तो खैर बड़ा मिस कर रहा हूँ स्टेज को। मैंने तकरीबन 1.5 साल से तो नहीं बजाया स्टेज पे। सिर्फ जैसे हम काम कर रहे होते हैं, घर में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो बजाना और होता है। जब लोगों की एनर्जी मिलती है ना, ये एनर्जी है, हम इंसान बेसिकली एनर्जी है। अगर इसको माइक्रो मैग्नीफाई करेंगे ना, तो वी आर जस्ट एनर्जी और कुछ भी नहीं है। और वो शेप में ढल चुके हैं एनर्जी। तो ये एनर्जी पिक करते हैं आप। ऑडियंस की रोकने जी, की टेक्नोलॉजी क्या है? ये आर्टिस्ट के अंदर होती है कि ऑडियंस रुकती है, वरना सब चली जाती है, अकेले ही रहती है। ऑडियंस चले जाती है, बिल्कुल। ऑडियंस को रोकना होता है। से पूछेंगे वो कैसे रोकते हैं? देखें, वो उनकी पल्स को हिलाना होता है, उनको पूछना होता है। उनसे पूछे तो वो, आप अपने सच्चा सुर लगा दें, कहीं नहीं जाएगा ऑडियंस, वो उधर ही रहेगा आपके साथ। तो आपका जो बेस्ट गाना है, जो लोगों को पसंद है, आप वो उससे स्टार्ट करें, लोगों को इन्वॉल्व करें। एक अच्छी तान लगती है ना, तो अगला खुद ही रुक जाता है। एक अच्छा कॉर्ड बजता है ना, तो अगला खुद ही रुक जाता है, बोलता है वाह मज़ा आ गया। तो ऐसा मैंने बहुत हुआ है। मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है, बहुत सारे लोगों को। वो सिर्फ फ्यूजन की म्यूज़िक से नहीं, और लोगों से। इसलिए कि एक आपका जब सुर किसी के साथ लग जाता है ना, तो आपको बिल्कुल इमोशनल भी कर देता है। तो इसलिए कहते हैं ये बड़ी ऐसी चीज़ है कि आपको बिल्कुल मिला देता है। लेकिन आप पूछ लें। हाँ, वालेकुम। सर, ये वॉइस वगैरह जो अपनी बनाने के लिए या अच्छा सुर करने के लिए, क्या ये कुछ नेचर की तरफ से होता है या कुछ खुद बनाना पड़ता है? देखें, बहुत अच्छी बात की है आपको। कुछ नेचुरल होता है, कुछ लोगों की आवाज़ बड़ी होती है, कुछ सुर को होल्ड करना आ जाता है, कुछ बनानी पड़ती है, कुछ रियाजत करनी पड़ती है। वो आपको अच्छे उस्ताद मिलेंगे तो आपको गाइड कर देंगे, हाँ यार आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ये सीखने का। तो सीखने में जब आप घुसेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका गला खुलना शुरू हो जाएगा, सांस लंबी होनी शुरू हो जाएगी, स्टे आना, सुरों पे आपको ठहराव आना शुरू हो जाएगा। ये होती है प्रैक्टिस। कुछ लोग होते हैं नेचुरल होते हैं, जैसे रेशमा जी थी, उनको गाना वाना नहीं आता था, मगर गॉड गिफ्टेड थी। वो टैलेंट ही गॉड गिफ्टेड था, ये था। तो ऐसी चीज़ होती है। कुछ लोग ऐसी गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोग टाइम के साथ ग्रो करते हैं, सीख के ग्रो करते हैं। ये फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम सैयद ज़िशान है। सर, अभी हम सक्सेस की बात कर रहे थे, सही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? मेरी नज़र में सक्सेस क्या है? यार बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरी नज़र में सक्सेस ये है मेरे भाई, कि जब आप किसी काम को बहुत दयानतदारी से करते हैं और मेहनत से करते हैं और लोग सराहते हैं, ठीक है ना। लोगों के लिए नहीं किया था मैंने कोई काम, अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया था। वो नीयत ठीक थी, आप तक पहुंच गई, दैट इज सक्सेस फॉर मी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सॉन्ग्स है, एल्बम है, सॉन्ग्स है, उनमें जो है ना आवाज़ सॉफ्ट होता है, उनकी साउंड जो है सॉफ्ट होती है,
और बाकी कुछ लाइव कॉन्सर्ट ऐसे होते हैं जिनमें उनकी आवाज़ जो उनकी लिरिक्स है वो क्लियर नहीं होती, इसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो साउंड सिस्टम का मसला होता है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही, म्यूज़िक बहुत लाउड है, आवाज़ बहुत दब गई है, वो साउंड इंजीनियर लाइव का मसला है, वो आर्टिस्ट का मसला नहीं है। ठीक है ना, बेचारा आर्टिस्ट आके खड़ा होगा, परफॉर्म कर रहा है, उसको आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं वो बेसुरा भी गाएगा, उसकी आवाज़ भी समझ नहीं आएगी। एक तो ये साइड हो गई, ये लाइव में गड़बड़ होती रहती है। एक गाना कंपोज करना होता है, गाना प्रोड्यूस करना होता है, वो आर्टिस्टों के ऊपर अपने अपने सबके अपने जहन के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गाने बनाते हैं। ठीक है, वो हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है कुछ गाने मुझे नहीं पसंद आते आज के, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ ही समझ में नहीं आती कि क्या कह रहा है, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ का चक्कर है ना। आप उर्दू में गाने बना रहे हैं या पंजाबी में गाने बना रहे हैं या किसी ज़बान में भी बना रहे हैं, अदायगी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर। याद रखिए। इनका जो है ना, मतलब जो एल्बम्स होते हैं उनमें सही होता है, सॉफ्ट होता है, लिरिक्स समझ में आती है, लेकिन लाइव में सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है। लाइव में वही प्रॉब्लम आपको उन्होंने बताई, जो साउंड इंजीनियर है। अच्छा, देखो बेटा, एक चीज़ एक और सलीम भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ देखिए, स्टूडियो रिकॉर्डिंग एक अलग चीज़ है। स्टूडियो में आप 600 घंटे लगा के एक गाना रिकॉर्ड कर दें। जब आप गाना जब लाइव गाते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपका कितना पोटेंशियल है। तो उसमें आप बेसुरे भी हो सकते हैं, आप डर भी सकते हैं, स्टेज पे आपको स्टेज फ्राइड भी होगा और आवाज़ आपकी इतनी सी हो जाएगी, ठीक है ना, निकलेगी नहीं घबराहट में। उसको सिर्फ कहते हैं प्रैक्टिस, कि जब आप प्रैक्टिस में हैं तो ठीक है, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो वो उस तरह के आर्टिस्ट जो बिल्कुल मीडियोकर हैं वो रह जाते हैं। आपकी बात का आपको सही समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान में कुछ ही साउंड सिस्टम वाले अच्छे हैं जो लाइव साउंड करते हैं। तो मुझे याद नहीं है कि पिछले 20 सालों में कि मुझे कितनी दफ़ा अच्छा साउंड मिला है, क्योंकि हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो हमें इतना पता होता है कि अच्छा कैसे ये इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर ये स्टेज पे जाने के बाद वो एक और फील है, स्टेज में एक जंग भी है साउंड इंजीनियर के साथ, क्योंकि लोग समझेंगे अरे यार आवाज़ सही नहीं आ रही, तो यार अच्छा, लोग समझते हैं आवाज़ सही नहीं आ रही तो इसका मतलब है बैंड अच्छा नहीं बजा रहा, ख़त्म, ठीक है ना। लोगों की ये सोच होती है। तो ये आपको साउंड चेक इसलिए कहते हैं, साउंड चेक करना। जैसे आप लोग जितना कैमरा चेक, माइक चेक, लाइट चेक है ना आपके उसमें, कि अच्छा यार वाइट बैलेंस करना है कि नहीं करना है, 10 चीज़ें हैं ना। क्यों करवाया जाता है? इसीलिए कि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो वाइल शूटिंग, वाइल रिकॉर्डिंग। अभी जैसे फ़र्ज़ करें पंखा चल रहा है, ये पंखा भी उठाएगा माइक्रोफोन, कैच करेगा ये, ठीक है। जब आइसोलेशन रूम में आएंगे तो खामोशी होगी उधर, ठीक है ना। साउंड प्रूफ जो रूम होता है उसको आइसोलेशन रूम भी कहते हैं, तो उसमें एक अलग चीज़ होती है। लाइव इज़ टोटली डिफरेंट। लाइव में आप सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, और सबसे मुश्किल काम है कि उसी में कंसंट्रेशन करके परफॉर्म भी करना है और सही भी करना है। और हो सकता है साउंड इंजीनियर हमसे तो साउंड इंजीनियर भी घबराते थे, क्योंकि हम बहुत डिमांडिंग थे कि अच्छा यार हमें ये चीज़ चाहिए। जो टेक्निकल आदमी होता है ना, तो वो जब टेक्निकल सवाल पूछेगा एक नॉन टेक्निकल से तो घबराएगा और कुछ भी कर सकता है, उस वक्त घबरा सकता है, ख़राब नहीं करेगा आपका साउंड, मगर घबरा के कोई गलती कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंट्रोलिंग, कि अच्छा हाँ ये कंट्रोल में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा कमर है और मैं भी इधर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपने सक्सेस के बारे में बताया, सारी स्टोरी बताई, कि ज़ाहिर है आपकी जो फील्ड है वो इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, लाइक मॉडलिंग, एक्टिंग, कुछ भी, ये सब इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। ये जो भी आपने बताया सब ब्राइट साइड थी सक्सेस के बारे में, हार्ड वर्क, ये ब्राइट साइड के अंदर है। आपकी नज़र में डार्क साइड कौन सी? ओह वाह, अच्छी बात की। देखें, मैं आप लोगों को डार्क साइड पे ले जाना नहीं चाहता, नंबर 1, इसलिए कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं मगर स्टूडेंट्स हैं सारे। डार्क साइड पे ये होता है कि सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं ना, आपको उस काम करने के काबिल ना छोड़ें, दैट इज़ द डार्कर साइड। आपको इतना डीमोटिवेट करेंगे कि आप बोलेंगे यार मैंने काम ही नहीं करना। यस सर। और आपका जहन बोलेगा और कबूल भी करेगा, यार नहीं नहीं नहीं, अरे काम अच्छा नहीं है, करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप मोटिव हो जाए, डीमोटिवेट हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। वहाँ पे आपकी इनर पावर, इनर सोल आनी चाहिए, आपका माइंड आना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि स्ट्रांग विल होना चाहिए, दिमागी तौर पे, दिल से,
माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। So वेलकम। I was asking that while pursuing your career, were there any good friends with you? व्हाट? Were there any good friends with you? आई हैव द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद मी। एक ब्लेसिंग होती है, अच्छे दोस्त ना ब्लेसिंग होते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़ी ब्लेसिंग हैं, जिनका म्यूज़िक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो मेरे दोस्त हैं बचपन से, यार किधर हो जाऊँ, मैं आपसे बात करूँगा, उससे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्त अच्छे होने चाहिए, वो ब्लेसिंग होती है मेरे भाई। म्यूज़िक में बहुत सारे दोस्त हैं, मगर जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो कुछ चंद ही होते हैं। जो 30-30, 35-35 साल के मेरे दोस्त हैं, तो वही हैं। मेरे पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आया और उनकी दोस्ती में चेंज नहीं आया, वो आपको वैसे ही रहते हैं, इसलिए कि वही होते हैं। बाकी सब लाइमलाइट है, आएगा और चले जाएगा। आप कितने अच्छे हैं अपने दोस्त के साथ, दैट्स अबाउट इट। उससे आपके कैरेक्टर का। तो ये बता दें कि जैसे आज ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं 30 सारे जो भी हैं, ऐसे आपके साथ भी बहुत होंगे। कहाँ रह गए और आप वन एंड ओनली कहाँ है आज वो आपको कहीं मिलते होंगे। ये एक सक्सेस है जो आपको बता ये देख, हाँ सलीम भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया एक बार। मैं बहुत सारे नाम हैं, मैं लेना नहीं चाहता इसलिए कि वो नेगेटिविटी में चले जाएगा और मैं नेगेटिव कोई चीज़ आप लोगों को देना नहीं चाहता। इस मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते ही नहीं थे कि हम कुछ करें, हम मीन्स फ्यूजन या मैं कुछ करूं, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी होती है। मगर आपका काम करवाता है, फिर अल्लाह आपका साथ देता है, इसलिए कि मेहनत आप करते हैं, अल्लाह ताला साथ देता है। तो उसके बाद वो सब चुप हो गए, फिर वो आपके दोस्त बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको अपने काम से जीतना है भाई। कोई और दूसरी चीज़ आपको नहीं जिताएगी, पर्ची नहीं जिताएगी, पर्ची थोड़ी देर की होगी। बाकी सब आपने काम करना है। हाँ, जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आप अपने अंदर से ऑनेस्ट नहीं है ना, तो सब बेकार है। फिर वो आपको फिर कहीं नहीं, नीयत साफ नहीं है ना, तो आपकी मंजिल आसान नहीं होगी यार। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आप लोग सबों ने इतनी देर मेरी बातें सुनी और आपके सवाल मुझे अच्छे लगे। इनका सवाल भी बहुत अच्छा था, इसलिए कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव सवाल तो सब करते हैं, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगला क्या आपको कह रहा है और आपकी क्या फीलिंग्स हैं। याद रखिएगा, इंसान पे डिप्रेशन भी आता है, इसलिए कि इट्स ह्यूमन नेचर, और आपको निकलना होता है उससे। बेहतरीन क्लास थी आप लोगों की, बेहतरीन अच्छे स्टूडेंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने अपने करियर में आगे बढ़ के वर्कशॉप्स और जो भी आप डिप्लोमा और डिग्रीज़ ले रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा हेल्दी आप लोगों का वो लगा, क्वेश्चंस लगे, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप लोग भी अमेजिंग बॉयज़। देखिए, वर्कशॉप है या एक क्लास है, आप लोगों को इसमें ही बहुत कुछ जाना है। कोई हो सकता है थोड़े अरसे के बाद जो DOPs बनेंगे या कैमरामैन बनेंगे, तो उसमें एक आप लोगों के लिए वो होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, कोई फिल्म्स बनाएंगे, कुछ म्यूज़िक वीडियोस बनाएंगे। आस्ते आस्ते आपको एक नॉच अप करना होता है। कोई छोटे छोटे इंटरव्यूज़ करेंगे आप लोग, सही था, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा जितना आप ज़्यादा काम करोगे। बेसिकली मेरा सिर्फ कहना ये है आप लोगों को, आप लोग जो काम कर रहे हैं ज़्यादा करें, कीप डूइंग इट। अगर कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ज़्यादा करें, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई लाइट सेट कर रहे हैं, तो वो जितना बॉडी ऑफ वर्क आपका बढ़ेगा उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत खुशी है, सलीम भाई ने इनवाइट किया यहाँ पे। इनके हमारी एक बड़ा प्यार है, हमारी बड़ी दोस्ती है, और ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ अ फिल्म मेकर, कैमरामैन, DOP। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, माशाल्लाह हरफल मौला आदमी है। ही इज़ अ वेरी गुड एडिटर। मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे शर्फ हासिल है इस बात का, और ही इज़ अ ग्रेट सोल ऑल्सो। मुझे नहीं मालूम कितने अच्छे टीचर हैं आप लोगों की पिटाई करते हैं नहीं करते, ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर पॉइंट ये है कि ही इज़ अ ग्रेट सोल और मुझे बड़ी खुशी है। दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये सर, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया, मैंने पूरा आपकी बातें अभी सुनी कि जब आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, डिप्रेशन में गए, बहुत सारे लोगों ने, जाहिर सी बात है, जब आपने कहा कि 10 साल तक मैं आगे बढ़ा, कोई आगे TV भी आने नहीं देना चाह रहा था। आजकल को देखते हुए सर, डिप्रेशन में सम टाइम मैं भी आ जाता हूँ, और यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। सर, आज के दौर में अगर स्ट्रगल कर रहा हो, ऐसा होता है जब बंदा डिप्रेशन में जाए और उसे इग्नोर किया जाए, आगे बढ़ना चाह रहा हो, सर उस वक़्त आपके जहन में क्या बात आती थी, मुझे बताया ताकि मैं भी उसे मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ूँ। बड़ी अच्छी बात की है यार। देखें, डिप्रेशन से और इस
ऐसे पॉइंट से निकलना, कोविड हो या ना हो, ज़िंदगी में डिप्रेशन आपको वैसे ही बहुत लोग दे देते हैं, कभी कभी घर वाले ही दे देते हैं, ठीक है ना। और ये आपके अजीज़ व अकारिब, आपके जो गिरद व नवा में लोग हैं वो दे देते हैं आपको डिप्रेशन। यकीन करें मैं भी डिप्रेशन से गुजरा हूँ बहुत सारी चीज़ों से। आपका मेटल वहीं से निकलता है, क्योंकि यू गेट डिप्रेस ना, तो डिप्रेशन में बंदा क्या करता है, कुछ लोग किसी एक चीज़ से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो कौन इंसान होता है जिससे दोस्ती कर लेते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक सुनना शुरू कर देंगे, कुछ लोग किसी किस्म का नशा शुरू कर देंगे, हाँ ना, हाँ, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं। सोच है ना, बड़ी अच्छी बात की कि नशा शुरू करते हैं, जो नेगेटिव की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव भी है। हाँ, उसमें आप कुछ लोग नशा शुरू कर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा यार अपने आप को कैसे ढूंढें, तो किताबें पढ़ेंगे। कुछ लोग थोड़ा से लाइटली डिप्रेस होते हैं। याद रखिएगा, छोटे बच्चे भी डिप्रेस होते हैं, हमें पता नहीं होता है। छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, वो भी डिप्रेशन में होते हैं, हमें नहीं पता होता है। हमें, मेरी डिप्रेशन क्या थी मैं बताता हूँ कि जब आप स्टेज पे नहीं बजा रहे, दैट इज़ द बिगेस्ट डिप्रेशन, कि आपको नहीं पता कि फ्यूचर क्या है। चले आपने 1.5 साल गुजार लिए ना कोविड के, तो उससे बड़ी क्या डिप्रेशन होगी कि मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता था, मेरा ट्रैवल रुक गया, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, कहीं आ नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। दैट इज़ द बिगेस्ट डिप्रेशन। फिर आपसे कोई काम छीन ले, आपका काम काट ले, आपको एक्सप्लॉइट करे, दैट इज़ अगेन डिप्रेशन। दैट्स अ फेलियर, कि यार आपने अच्छा नहीं किया। वो कोई भी वजह हो सकती है। उस वक्त निकलना, उस वक्त दोस्ती क्या होती है पता है, डिप्रेशन की दोस्ती क्या होती है, मैंने जैसे बताया, नशे पे लग जाएंगे। कुछ लोग कंफर्ट ईटिंग करना शुरू कर देंगे, खाना पीना शुरू कर देंगे, मोटे हो जाएंगे। हाँ, कि उनके लिए माँ बाप ना खाना होता है, उनका जो फन है, उनका डिप्रेशन। कुछ लोग शॉपिंग शुरू कर देते हैं डिप्रेशन में, कंपल्सिव, इम्पल्सिव बाइंग जिसको कहते हैं ना, आप ऐसे खरीदो फरोख्त शुरू कर देते हैं। और कुछ हम जैसे गरीब भी होते हैं कि बोलते हैं अब क्या करें, निकलते हैं ना कहीं अच्छा निकल जाएं, बाहर रोड पे निकल जाएं, फ्रेश एयर में चले जाएं। डिप्रेशन को मारना इसलिए कि वो आपके अंदर ही है मेरे भाई, गुड और बैड अंदर ही है ना। तो इनके लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि अच्छा हम निकलेंगे कैसे। निकलना ये होता है कि आपका माइंड ना दे प्लेज ट्रिक्स ऑन यू। एक दिमाग बोलेगा आपका, अबे यार ये टेरेस पे जा, कूद जा यहाँ से। दैट इज डिप्रेशन, उसको कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव। अपने आप को हर्ट करना है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे आ जाते हैं आप। कुछ लोग होते हैं वो एक माइंड आपका कहता है ना, अरे यार इधर जा यार, कोई बात नहीं यार, टाइम पे नहीं पहुंचना, तुम देर से चले जाना, क्या होगा। एक दिमाग कह रहा होता नहीं यार टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाना यार, बुरी बात है। दैट्स अगेन अ फाइट। ये अंदर की बात कर रहे हैं, वाह क्या बात, ये अंदर की बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है अपने आप से। तो वो फाइट है, वो भी डिप्रेशन की एक निशानी होती है। इसलिए कि गुड और ईवल जो साथ है ना, नेकी और बदी साथ ही है ना आपके, ठीक है, आपके अंदर है ना। आपको कोई आगे बोल नहीं रहा कान में, कोई और दुश्मन नहीं होंगे, आप ही खुद अपने दुश्मन होंगे। डिप्रेशन इज़ योर ओन किलर, कोई और नहीं करता। तो आपको निकलना होता है उससे हमेशा। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक फॉर द ब्राइट साइड। डिप्रेशन के मैंने आपको इतने सारे रीजंस दे दिए, तो इसको ज़रा गौर करिएगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है इस इंस्टीट्यूशन की कि आप लोगों के स्कॉलरशिप पे आए, तो देखें आप लोगों के एक अंदर कोई चीज़ तो थी ना जो आपको स्कॉलरशिप मिली है। बहुत सारे लोग हैं, मैं बता रहा था ना, मैं अपनी बता रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे सीखने के लिए, तो मैं इधर उधर भाग दौड़ करता था। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी ब्लेसिंग है कि यार एक इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा खुला हुआ है और इतने महंगा सामान आप लोगों के पास है, तो इसको वेल करें। और ये बड़ी बात है ऑर्गेनाइजेशन की, इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी बात है कि वो इस कार्य खैर में पूरे हिस्सेदार हैं आप लोगों के। नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने यहाँ से सीख के स्कॉलरशिप से आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई पैसे वाले के घर से आया हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं खुद ऐसा हूँ तो मैं बता रहा हूँ और मैं रिलेट कर सकता हूँ। यार एक और आपको इसी तरह बात बताऊँ, एक दफ़ा 96 में
96 में एक ऐसा टाइम आया मेरी ज़िंदगी में, मैंने अपने टीवी के इंटरव्यूज़ में भी बोला है तो मैं आप लोगों को आज शेयर करता हूँ कि मेरे पास 10 रुपये होते थे और मैं तारिक रोड पे रहता था। तारिक रोड से नर्सरी में स्टूडियो था, मोहसिन रज़ा ख़ान बनी भाई का स्टूडियो था। बनी भाई बड़ा नाम, बहुत तो मैं वॉक करके जाता था, तो 20 मिनट की वॉक थी, तारिक रोड से वॉक करके निकल जाता था और वॉक रात को वो मुझे ड्रॉप करते थे। तो वो 10 रुपये, हाँ वो 10 रुपये 21 दिन तक मैंने खर्च नहीं किए क्योंकि उससे ज़्यादा थे नहीं मेरे पास। तो मैं रोज़ सोचता था अच्छा यार क्या करूँगा, आप समझ रहे हैं ना, मैं कोई बख्शा हुआ नहीं आया था, मैंने अपनी मेहनत की है जैसे आप लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ बताने का मकसद है 10 रुपये 21 दिन तक मैंने खर्च नहीं किए, पड़े थे जेब में। मैं सुबह वॉक करके जाता था, घर से नाश्ता करके आता था, दोपहर का खाना स्टूडियो में खाता था, रात को बनी भाई मुझे ड्राइव करके तारिक रोड छोड़ के निकल जाते थे। उनसे मैंने पैसे नहीं मांगे, उनको पता भी नहीं था, मांगे भी नहीं मैंने, मैं अपना काम करता था और आ जाता था। तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये वर्थ जो है ना, आपको जो यहाँ पे वर्थ मिली है वो कहीं और जाएंगे तो हज़ारों डॉलर्स में पे करना पड़ेगा।